Hi all, welcome to Jim's Orbit. In this video, we'll be discussing the MCQs that are based on chemical reactions and equations. So let's begin. Question number 1 is, which of the following processes are exothermic? आपको ये बताना है, आपको कुछ processes given है, इनमें से कौन सा process exothermic है? Reaction of quicklime with water, dilution of sulfuric acid with water, third evaporation of water and fourth sublimation of camphor. सबसे पहले तो exothermic processes कौन से होते हैं? Exothermic processes are those processes in which heat is liberated in the reaction. At the end of the reaction, heat is liberated out. उसको हम बोलते हैं exothermic reactions. ठीक है? तो जब फर्स्ट रिएक्शन गिवन है आपको, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपको ये बताया था, ये एग्जाम्पल भी गिवन था उस टाइम पे। क्विकलाइम जो कि होता है CaO, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH होल्ड वाइज, प्लस यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट आउट होती है, विच इंडिकेट्स दैट दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, अब जब ये भी मैं आपको प्रोसेस बता रही थी कि हाउ यू गोना डाइल्यूट एन एसिड, उस टाइम पे आपको ये बताया था जो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है वो बहुत एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन प्रोसेस, है ना। अब समझाया था ये टॉपिक आपको वीडियो में, तो ये प्रोसेस भी आपके पास एक्सोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन हीट एब्जॉर्ब होती है, लिबरेट नहीं होती है बट हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे भी हीट आपके पास एब्जॉर्ब होती है इन द रिएक्शन। क्लियर? तो जो आपका फर्स्ट और सेकेंड है वो दोनों हो गए आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, बट थर्ड और फोर्थ आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है। तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड फोर्थ, डी थर्ड एंड फोर्थ। तो एज पर आर एक्सप्लेनेशन हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक है। क्लियर? चलिए, moving on to question number second. The reaction of Fe2O3 plus 2Al gives you Al2O3 plus 2Fe is an example of A, combination reaction, B, displacement reaction, C, decomposition reaction, D, double displacement reactions. Now as you can see in the reaction, क्या हो रहा है आपके पास? Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लिया Al2O3, और आयरन अलग हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन किस पर्टिकुलर रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं? वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, वो जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया? बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो, देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, या कोई जो भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना। उनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जब हमारे पास कोई भी एक केमिकल चेंज होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ए, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस में एज सच कुछ केमिकल चेंज नहीं हो रहा, so this is not a chemical reaction. Then liquefaction of air, यहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, so this is also not a chemical reaction. Third, keeping petrol in china dish in open, यहाँ पे भी कुछ आपके पास चेंज नहीं हो रहा। what will happen when you will keep petrol in china dish in open? पेट्रोल धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर आपने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी है ना। ओनली द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट, यही चेंज हो रहा है।
स्टेट ऑफ चेंज आपके पास फिजिकल चेंज में कंसीडर किया जाता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ केमिकल रिएक्शन. डी, heating copper wire in presence of air at high temperature. Now when you are heating copper in presence of air at high temperature, तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, दैट इज ब्लैक इन कलर. तो आपके पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन हो रहा है, अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है रिएक्टिंग स्पीशीज से. सो अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. Clear? So for question number 3rd, the correct option is D. चलिए, moving on to question number 4th. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is. अब देखिए, आपके पास water है. जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मीन्स जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, हमारे पास गैसेस, ये जो कंपाउंड है वाटर, ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पे और ऑक्सीजन लिबरेट होती है एनोड पे. कराई थी ये इक्वेशन. इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना. अब इसको एक बार बैलेंस कर लो रिएक्शन को. 2 यहाँ हो गया, बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन. अब देखो, जब इन्होंने पूछा है मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड, कि उसका रेशियो क्या होएगा. हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2, ऑक्सीजन है 1, है ना. ऐसे ही हो रहा है. तो क्या रेशियो हो गया हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन? 2:1. यही रेशियो होगा ना. अब अपने ऑप्शंस चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ए है 1:1, ये फॉल्स है. बी है 2:1, दिस इज करेक्ट, है ना. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 4th आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी, दैट इज 2:1. चलो, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आपको ये बताना है कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है. मतलब बैलेंसिंग में हम क्या चेक करते हैं? दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड. यही चेक करते हैं. यही चीज हमें यहाँ पे चेकआउट करनी है. ए ऑप्शन देखो, 2Fe plus 3Cl2 gives you 2FeCl3. क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें? आयरन है, क्लोरीन है. आयरन कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2, प्रोडक्ट में भी 2. क्लोरीन 3 2 6. इस वाली चीज को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्लोरीन रिएक्टेंट्स में 6 है, प्रोडक्ट्स में देखो 2 बाहर, Cl3, 2 3 6. तो बैलेंस्ड है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब देखो नेक्स्ट, N2 plus 3H2 gives you 2NH3. नाइट्रोजन कितनी है रिएक्टेंट्स में? 2, प्रोडक्ट्स में भी 2. हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट्स में? 3 2 6, प्रोडक्ट में 2 3 6. ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है. चलिए, मूविंग ऑन टू इक्वेशन 3rd. Fe plus 3H2O gives you Fe3O4 plus हाइड्रोजन. अब रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है? रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एटम्स है? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. अब रिएक्टेंट्स कितने प्रेजेंट है आयरन में? 1, प्रोडक्ट में कितने हैं? 3. हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में कितनी है? 3 2 6, प्रोडक्ट में 2. ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में कितनी है? 3, प्रोडक्ट में कितनी है? 4. तो ये तो बैलेंस नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ना ही आयरन बैलेंस है. तो ये इक्वेशन क्या हो गई? अनबैलेंस्ड हो गई. सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ऑप्शन डी देख लो, जिंक प्लस S दैट इज सल्फर गिव्स यू ZnS. जिंक भी 1 है, सल्फर भी 1 है, यहाँ पे Zn और S भी 1 1 है. तो ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है. तो कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गई आपके पास? इक्वेशन सी, है ना, क्योंकि इसमें दोनों के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बैलेंस आउट नहीं हो रहे हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 5th क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन? सी. क्लियर? चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज. नाउ व्हाट इज रस्ट? कैसे फॉर्म होता है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर
तो वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, Fe2O3.XH2O, है ना। जब आयरन व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो वो क्या बना लेता है आपके पास, Fe2O3.XH2O, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, है ना। यही बताया था। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट फॉर्मूला गिवन है रस्ट का। A FeO, दिस इज फॉल्स। B Fe2O3, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। C Fe2O3.XH2O, दिस इज करेक्ट, क्योंकि रस्ट का यही करेक्ट फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एंड Fe3O4 ये भी रॉन्ग है। क्लियर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, C, दैट इज Fe2O3.XH2O। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following metals will not evolve hydrogen from dilute sulfuric acid? आपके पास मेटल्स गिवन है, लेट सपोज अभी मैं उसको X मान के चल रही हूँ, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपको ये बताना है इनमें से ये जो X है, X 4 गिवन है, कॉपर, जिंक, Pb यानी लेड, और आयरन Fe। इन चारों मेटल्स में से कौन सा ऐसा मेटल है जो यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली वो मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जो लेस रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ये एक टाइप का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इफ एन एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन में से। जल्दी से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल करिए और बताइए कि कौन सा ऐसा मेटल है दैट विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, lead is more reactive than hydrogen, zinc is also more reactive than hydrogen, है ना। बट कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, देयरफॉर कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपके पास क्या करेक्ट हो गया, 7th के लिए A, दैट इज कॉपर। क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इन द रिएक्शन 2H2S plus SO2 gives you 2H2O plus 3S, which of the following statement is false? आपको एक रिएक्शन गिवन है, ये बताना है जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। A, H2S is oxidized, B, SO2 is oxidized, C, SO2 is reduced, and D, SO2 loses oxygen. Now it is clear from the options कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। H2S देखिए किस में चेंज हो रहा है, H2S कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2O वाटर में, ठीक है, और SO2 चेंज हो रहा है हमारे पास S में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2S था, यहाँ H2O है, हाइड्रोजन सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बताया था आपको, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जब SO2 कन्वर्ट हो रहा है S में, तो SO2 से जब S चेंज हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो रही है और आपके पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, है ना। यही होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करें तो अब आपको क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। A, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, करेक्ट है, H2S तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। SO2 इज ऑक्सीडाइज, SO2 इज ऑक्सीडाइज, नो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि SO2 तो रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन SO2 इज रिड्यूस्ड, करेक्ट है, SO2 रिड्यूस हो रहा है। और डी ऑप्शन क्या है, SO2 लूजेस ऑक्सीजन,
SO2 ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स हो गया इसमें? SO2 इज ऑक्सीडाइज, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा बल्कि SO2 तो रिड्यूस हो रहा है। सो एज पर द क्वेश्चन जो आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है दैट इज बी, दैट इज SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A white precipitate will be obtained when dilute sulfuric acid is added to, कुछ options given है आपको, A CuSO4, B BaCl2 solution, C NaCl solution and D Na2SO4 solution। सॉरी, अब देखिए उन्होंने बोला व्हाइट प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनमें से किस सॉल्यूशन में डालेंगे। एक एक करके देखते हैं। जब CuSO4 आप ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, आपने CuSO4 डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। फिर आपने BaCl2 डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं पूरी वैलेंसी नहीं लिख रही हूँ, वैसे Ba+2 होता है, Cl-1, H+ होता है, SO4-2 होता है, ठीक है, इस तरह होता है। ये केटाइन इस एनाइन के साथ कंबाइन कर जाएगा, ये केटाइन इस एनाइन के साथ कंबाइन कर जाएगा। ऐसे ही होता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? जब बेरियम SO4 के साथ रिएक्ट करेगा BaSO4 बन जाएगा प्लस 2HCl, है ना, यही बन जाएगा आपके पास BaSO4 प्लस 2HCl। अब जो BaSO4 बन रहा है इसके साथ मैं एक डाउन एरो शो कर रही हूँ, क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या है, ये होते हैं white colored precipitate। What is BaSO4? BaSO4 is white colored precipitate। तो यहाँ पे हमारे पास precipitate फॉर्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं आप। जब आपने NaCl ऐड करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, when NaCl will react with dilute sulfuric acid क्या फॉर्म होगा? Na2SO4 प्लस HCl। यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहे। चलिए अब अपना लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, Na2SO4। When you will add Na2SO4 in sulfuric acid, you will get NaHSO4। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहे। तो इट मीन्स आपके पास सिर्फ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट किस रिएक्टेंट के साथ फॉर्म हो रहे हैं? ओनली विद बेरियम क्लोराइड। व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दैट केस यू आर गेटिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ BaSO4। क्लियर? तो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया? बी, दैट इज बेरियम क्लोराइड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। White silver chloride turns gray in sunlight due to the formation of silver metal along with the evolution of chlorine gas. Identify the correct balanced equation that gives correct representation of the process. उन्होंने आपसे कहा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर मेटल बन जाता है, उसके साथ क्लोरीन गैस लिबरेट आउट होती है। आपको जब मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ा रही थी तो वहां पे आपको बताया था कि जो सिल्वर क्लोराइड है व्हेनेवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लाइट इट चेंजेस इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। बताया था ये व्हाइट कलर का होता है बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर वो ग्रे में चेंज हो जाता है ना। तो अब हमको ये बताना है कि करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है। बैलेंस करते हैं चलो अपनी इक्वेशन को। यहाँ पे सिल्वर 1, प्रोडक्ट में भी सिल्वर 1, यहाँ पे क्लोरीन 1 बट प्रोडक्ट में तो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया सिल्वर भी 2 हो गए, तो आप प्रोडक्ट में भी सिल्वर को 2 कर दो। क्लियर? ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। अब देखते हैं हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। A 2AgCl gives you Ag plus Cl2।
आपके पास Ag के साथ भी 2 होना चाहिए बिकॉज 2 एटम्स ऑफ Ag आएगा प्रोडक्ट में, तो ये फॉल्स हो गया। देन AgCl गिव्स यू Ag plus Cl2, ये भी फॉल्स हो गया। देन C 2AgCl गिव्स यू 2Ag plus Cl2, दिस इज करेक्ट। देखिए 2Ag प्रोडक्ट में भी 2Ag है, 2Cl प्रोडक्ट में भी Cl2 है, तो C ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। So for question number 10th, your correct answer comes out to be C. Clear? चलिए, moving on to question number 11th. Which of the following indicate the occurrence of a chemical reaction? A. Change in temperature. B. Change of color. C. Evolution of a gas. D. All of the above. अब आपको ये बताना है कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, तो इनमें से क्या क्या चीजें उसमें होंगी दैट विल इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पहला है चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने एमसीक्यूज में भी अभी एग्जाम्पल स्टडी करा है चेंज ऑफ टेम्परेचर का, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, मतलब रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो गया क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ऐसी एक एंडोथर्मिक भी देख लो, लेट सपोज नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में आपके पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो एट द एंड वो कम हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। बी, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर देखो, जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर मैंने लाइट में रखा तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो जाता है? ग्रे में, है ना। अभी अभी रिएक्शन देखा है हमने कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड विल चेंज इनटू ग्रे, हो गया चेंज ऑफ कलर। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब देखो लेट सपोज कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक रिएक्ट कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या प्रोडक्ट बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या इंडिकेट कर रहा है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ये भी एक केमिकल रिएक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो मतलब हमारे पास ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स मेरे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए। सो all these things is indicating, all these things indicates that a chemical reaction is taking place. So for question number 11 आपके पास correct option आ गया D, that is all of the above. Clear? Okay, now moving on to question number 12. Which type of reactions takes place when an iron nail is dipped into the solution of copper sulfate? A, combination. B, displacement. C, double displacement. D, decomposition. चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। आपने आयरन नेल लिया, उसको आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, क्या होगा? सबसे पहले तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होती है दैट इज ब्लू इन कलर। ओके, तो जैसे ही आप आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे, अ रिएक्शन विल टेक प्लेस। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर बाहर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ओके, अब ये जो FeSO4 है, ये FeSO4 होता है ग्रीन इन कलर। अभी अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है चेंज इन कलर, वहां पे आप ये रिएक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कलर चेंज हो रहा है? फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, है ना। तो अब देखो, जैसे ही आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंजिंग एंड अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये किस रिएक्शन में होता है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फॉर क्वेश्चन 12? ऑप्शन बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फॉर क्वेश्चन 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। अब देखो, हमने 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन पढ़ी थी। एक थी दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक थी दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते थे?
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। फिर एक थी द डिकम्पोजिशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसको हम बोलते थे थर्मल डिकम्पोजिशन। यही 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन हमने स्टडी करी थी। तो अब देखो आपके पास क्या ऑप्शंस गिवन है। ए है इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस। तो इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस होता है दैट व्हेन अ केमिकल कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब कोई केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिंथेसिस। दिस यू विल स्टडी इन योर हायर स्टैंडर्ड्स। तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। बी इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स डीकम्पोज्ड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक decomposition. Both are correct. Either electrolysis you can say, or you can refer to it as electrolytic decomposition. ठीक है? Then electrophoresis, electroosmosis, ये भी आप दोनों definitions अपने higher standards में पढ़ोगे। क्या होता है electroosmosis? Electroosmosis होता है जब osmosis takes place अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन में जब ऑस्मोसिस होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी फ्लूइड में या किसी जेल सब्सटेंस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना आपको इन डेफिनेशंस में। दिस यू विल स्टडी इन योर हायर स्टैंडर्ड्स। As per the question asked, your correct option is B, that is electrolysis. So for question 13th, आपका correct answer है B. Coming on to question number 14th. Which of the following can replace silver from silver nitrate solution? A, Pb, that is lead. B, Mg, that is magnesium. C, both Pb and Mg. D, neither Pb nor Mg. तो आपको गिवन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 और आपसे पूछा है ये एक X है, X वो Pb भी हो सकता है, Mg भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? Pb कर देगा या Mg कर देगा या दोनों ही कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें एक्टिविटी सीरीज की या फिर रिएक्टिविटी सीरीज की, तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अगर मेटल मोर रिएक्टिव है सिल्वर से तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब लेड और Mg दे बोथ लाई अबव सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सिल्वर तो एकदम बॉटम में लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो दोनों ही मेटल्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो ये दोनों डिस्प्लेस कर देंगे सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। देयरफॉर Pb भी कर सकता है, Mg भी कर सकता है। तो सी ऑप्शन है हमारे पास, बोथ Pb एंड Mg। मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया? Pb एंड Mg बोथ, है ना, क्योंकि दे बोथ आर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया? सी, दैट इज बोथ Pb एंड Mg। Clear? So I hope you have enjoyed the video. I hope you have learned the video कि आपके क्या concepts use हो रहे हैं हर particular question में. Thank you so much for watching and keep watching GEMS Orbit.